हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज नीट फिजिक्स। नीट फिजिक्स 2024 की चैप्टर वाइज प्रिपरेशन में 100 डेज का हमने यहाँ पे चैलेंज लिया है। तो मैंने आपको ये भी मेंशन किया था कि ये जो सीरीज है ये आपके मार्च तक खत्म हो जाएगी और इस सीरीज में हम हर एक टाइप का क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। यानी एक ही वीडियो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। अगर मैं बात कर रही हूँ किसी पर्टिकुलर चैप्टर की, तो एक चैप्टर में से कम आपको 3 वीडियोस यहाँ पर देखने को मिलेंगी। पहली वीडियो जो होगी जिस चैप्टर की हम डिस्कस करेंगे कंसेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन को, सेकंड वीडियो उसी चैप्टर के बेसिस के ऊपर रहेगी, लेकिन वहां पर हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन को। एंड सेम चैप्टर के ऊपर जो थर्ड वीडियो आएगी वो आएगी आपके पास असर्शन रीजन या जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको। तो अगर कोई बच्चा जो है इस 100 डेज सीरीज को कंप्लीट करना चाहता है एंड एक अच्छा मटेरियल जो है फिजिक्स के लिए चाहता है, तो ऑफ कोर्स इस चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा और इसको मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जो कि एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा सा चैनल जो है वो तलाश कर रहे हैं। डे नंबर 12 में हमारा आज का चैप्टर है ग्रेविटेशन, जहां पर हमने असर्शन रीजन यानी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है कि ये जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, मतलब आपने ऑप्शन ए, बी एंड सी को जो है इस तरीके से मार्क करना है। अगर सपोज आपके पास जो है असर्शन एंड रीजन जो है दोनों करेक्ट आते हैं एंड रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को, तो आप ए ऑप्शन चूज करोगे। अगर आपके पास असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है लेकिन रीजन जो है किसी वजह से आपके असर्शन को यानी स्टेटमेंट नंबर 1 को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो बी आप ऑप्शन में चूज करोगे। उसके बाद अगर आपका असर्शन अगर करेक्ट है लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे बेटा क्या आना था, इनकरेक्ट आना था, ठीक है, इनकरेक्ट है ये, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, इफ असर्शन जो है इनकरेक्ट है एंड रीजन जो है करेक्ट है, तो आप ऑप्शन नंबर डी को चूज करेंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या बोला गया है। असर्शन आपको बोला गया है कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है बिटवीन द टू मास इन एयर इज एफ होती है। अगर उनको वाटर में हम इमर्ज कर दें, किनको, इन दो मासेस को। अब वो दो मासेस बेटा आप कोई भी ले लो इस यूनिवर्स में, अगर मैं बोलूं दो मासेस क्या ले लो, आप एक खुद को मान के चलो, एक आप हो, ठीक है, एक क्या है आपके पास फ्रेंड है, और दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी ग्रेविटेशनल फोर्स, वो बोला गया है कि एफ है, ठीक है, जो कि हम सभी जानते हैं किसके थ्रू दी जाती है, दैट इज जी एम बाय आर का स्क्वायर। अगर आपको मैं क्या बोलूं कि आप दोनों फ्रेंड्स ने आप कहाँ चले जाना है, स्विमिंग पूल में चले जाना है, ठीक है, तो दोनों फ्रेंड्स जब आप स्विमिंग पूल में हो तो क्या कोई फोर्स का यहाँ पे फर्क पड़ेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, जो फोर्स पहले लग रही थी आपको कहाँ पे, एयर में, वही फोर्स जो है आपको कहाँ पे नजर आएगी जब आप कहाँ पर हो, वाटर में हो। तो फोर्स विल रिमेन सेम बोला गया, एफ। तो यहाँ पर भी एफ थी, यहाँ पर भी एफ है। तो ये जो आपका असर्शन है ये क्या है, पूरी तरीके से ट्रू है। रीजन भी देख लेते हैं। बोला क्या गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। ऑब्वियस सी बात है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी तरीके से डिपेंड नहीं करती है, मीडियम चाहे जो मर्जी हो, चाहे एयर की बात करो चाहे आप वाटर की बात करो, ठीक है, कोई भी मीडियम हो, लेकिन फोर्सेस जो है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, वो हमेशा हर एक मीडियम में क्या रहती है, सेम ही रहती है। तो ये क्या है, ये भी ट्रू है। और यही ग्रेविटेशनल फोर्स में जो ये आपको ये स्टेटमेंट बोली गई है, यही क्या है, इसको अच्छे तरीके से क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। यानी रीजन जो है वो परफेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है किसको, असर्शन को। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, असर्शन बोला है द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ मास m रेडियस r इज द ओरिजिन, सेंटर जो है वो O है, ठीक है, इस तरीके से सेमी सर्कुलर रिंग का। तो देखो बहुत ध्यान से समझते जाना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बोला गया है तो पोटेंशियल जो है ओरिजिन के ऊपर कितना आएगा, माइनस जी। अब देखो ये सेमी सर्कुलर जो रिंग है, सेमी सर्कुलर मतलब इस तरीके की रिंग है, और यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो है इसका सेंटर है। यहाँ पर बोला गया है कि जो पोटेंशियल आपको नजर आ रहा है वो क्या है, जी एम माइनस जी एम बाई आर। अब आर जो है क्या है, इस सेमी सर्कुलर का क्या है, यहाँ पे रेडियस बोला गया है, और ये जो रिंग है इसका कंप्लीट मास कितना है, एम है। तो सेंटर, जब हम सेमी सर्कुलर रिंग की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि आपका पोटेंशियल जो है वो सेंटर के ऊपर आपको V माइनस जी एम बाई आर ही देखने को मिलता है। और अगर ये किसी को बच्चे को नहीं पता है तो मैंने ये भी बताया था कि हम सेंटर के ऊपर जो है किस तरीके से पोटेंशियल देखते हैं, सरफेस के ऊपर किस तरीके से देखते हैं, ठीक है, आउटसाइड किस तरीके से देखते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो को आप जरूर देखिएगा, वहां पर मैंने सारा का सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये आपका असर्शन जो है वो क्या है, ट्रू है, ठीक है, यही आपको पोटेंशियल जो है ओरिजिन के ऊपर देखने को मिलता है। अब इसका रीजन क्या बोला गया है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है इज टुवर्ड वाई एक्सिस। ऑब्वियस बात है आपके पास जो ग्रेविटेशन फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, मतलब आपके पास जो है ई की
जो वैल्यू है वो टुवर्ड्स किसके, ये तो आपके पास एक्स एक्सिस होगी और ये क्या हो गया आपके पास वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो आपके पास आपकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोलते हैं, वो किस तरफ दिखाई पड़ रही है, वाई एक्सिस के थ्रू दिखाई पड़ रही है। जब वाई एक्सिस के थ्रू ये दिखाई पड़ रही है तो उसकी वजह से आपको पोटेंशियल जो है सेंटर के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू वहां पर जरूर देगा, ठीक है। तो अब देखो जरा यहाँ पर, अब ये तो है बेटा, यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, तो क्या हमें अब यहाँ से क्या पता लगा कि ये भी ट्रू है और ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। लेकिन क्या किसी वजह से रीजन जो है क्या वो असर्शन को एक्सप्लेन करता है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल की बात हुई है, ठीक है, और यहाँ पर किसकी बात हुई है, फील्ड स्ट्रेंथ की बात हुई है, यानी दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुए हैं। तो मैंने आपको बोला था, मैं जब कभी भी असर्शन या रीजन की वीडियोस जब भी आपको करवाती हूँ तो आपने इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से करना है। अगर सेम कॉन्सेप्ट यूज हुआ हो तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन ए मार्क किया जाता है। अगर डिफरेंट कॉन्सेप्ट की बात हो रही हो या डिफरेंट फॉर्मूलाज वहां पे यूज हुए हो तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी को हम चूज करते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों स्टेटमेंट जो है यानी असर्शन एंड रीजन क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। यहाँ पर बोला क्या गया है कि असर्शन क्या बोल रहा है कि जो एरियल आपको क्या बोली गई है, वेलोसिटी जो है ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन विल बिकम 2 टाइम्स इफ द मास जो है हम प्लैनेट का क्या कर दे, हाफ कर दे। तो आप एरियल वेलोसिटी यानी यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा क्या करती हूँ बेटा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जरा, डी ए डिवाइडेड बाय बेटा डी टी विच इज इक्विवेलेंट टू क्या आता है, एल बाय 2m, क्योंकि हमने एरियल वेलोसिटी को क्या कर दिया, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखो जरा, मैं यहाँ पर बोल कि ये जो है आपकी एरियल वेलोसिटी जो है, हम ये क्या मान के चलते हैं कि ये क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है कि ये जो आपको एंगुलर मोमेंटम देखने को मिल रहा है इसकी वैल्यू क्या रहती है, दैट इज एम वी आर, और साइन बेटा कौन सा आएगा, थीटा डिवाइडेड बाय बेटा क्या, दैट इज योर 2m। अब m के साथ m कैंसिल हो गया तो मुझे l यहाँ पे कितना मिला, दैट इज वी आर साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय बेटा क्या 2, ठीक है। अब जो आपके पास ये l है ये किसके प्रोपोर्शनल है, dA के, तो मैं यहाँ पे dA डिवाइडेड बाय dt, ठीक है, इसको किसके इक्वल लिखूंगी, l, तो l हमने कितना निकाला, दैट इज वी आर साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय बेटा क्या 2। अब ये क्या आपकी एरियल वेलोसिटी जो है मास को डबल कर देने से क्या इसकी एरियल वेलोसिटी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। अब देखो एरियल वेलोसिटी जो है वो किसी भी तरीके से मास के ऊपर जो है वो क्या नहीं कर रही है, डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। तो मास के ऊपर जब डिपेंड ही नहीं कर रही है इट मींस आपका असर्शन क्या हो गया, हाफ हो इसमें, तो ये क्या हो गया बेटा, फॉल्स हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम रीजन की तरफ। रीजन आपको क्या बोला गया है कि जो एरियल वेलोसिटी है जो मैंने आप यहाँ पे लिखी L बाय 2m, ठीक है, ये फॉर्मूला है वेयर L इज द एंगुलर मोमेंटम होता है प्लैनेट का। हाँ ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये तो स्टेटमेंट ही बोली गई है, तो ये तो बेटा क्या हो गया, ट्रू हो गया। इट मींस आपके पास असर्शन क्या है, फॉल्स है, यानी आपका इनकरेक्ट है, एंड आपके पास जो रीजन है वो क्या है, ट्रू है। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, ऑप्शन नंबर डी को चूज करोगे। बेटा यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखो जरा, 4th क्वेश्चन के ऊपर बढ़ो। यहाँ पर आपको बोला गया है, असर्शन में क्या बोला गया, स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि इफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट सम पॉइंट जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है, यानी यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की मैं बोलूँ किसी पॉइंट के ऊपर ये क्या बोल रहा है कि 0 हो जाता है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है उस पॉइंट के ऊपर भी क्या हो जाती है, यानी आपकी ई जो है वो भी हमें क्या देखने को मिलती है, 0 देखने को मिलती है। तो क्या ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके पास अगर आपके पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है अगर वो 0 हो तो जरूरी नहीं कि पोटेंशियल भी आपको 0 ही देखने को मिले, या वाइस वर्सा। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि आपके पास जो ये असर्शन है ये क्या है बेटा, एक तरीके की फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। क्योंकि मैं यही भी बात की चलती हूँ, अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर मैं बोलूँ ड्यू टू पॉइंट मास की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, आपने तो वहां पर ये क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है एंड नॉन जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे देखो इंफिनिटी बोला, अब रीजन देखो, एक्सेप्ट एट इंफिनिटी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ अ पॉइंट मासेस एट सम फाइनाइट डिस्टेंसेस कैन नॉट बी 0। तो ये बेटा ये क्या है, एक तरीके की ट्रू स्टेटमेंट है। अब देखते चलो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की यहाँ पे बात हुई है, तो मैंने क्या बोला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है ड्यू टू द पॉइंट मासेस, ठीक है, एट सम फाइनाइट डिस्टेंस, वो क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है एंड नॉन जीरो होता है। यहाँ पर एक दूसरे तरह से भी इसको पूछा जा सकता है,
ठीक है, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव मतलब ऑलवेज आपको नेगेटिव ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट डिस्टेंस है, इनफाइनाइट डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फाइनाइट यानी फिक्स्ड डिस्टेंस की बात हो रही है, तो फाइनाइट यानी जब आपने डिस्टेंसेस को ही क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, तो आपको पोटेंशियल हमेशा क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और वो कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। इट मींस हमें कोई ना कोई उसकी वैल्यू जो है वो दिखाई पड़ेगी, यानी नॉन जीरो रहेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, पूरे तरीके से ट्रू है, ठीक है। तो इट मींस हमारे पास यहाँ पे देखो जरा, एक स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स आ गई, एक के आगे ट्रू आ गई, यानी इनकरेक्ट एंड करेक्ट, जो कि हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि असर्शन जो है, बोला क्या गया है कि इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ सडनली श्रिंक टू हाफ, मतलब आपका रेडियस जो अर्थ का था वो क्या हो गया, हाफ हो गया टू इट्स प्रेजेंट वैल्यू विदाउट चेंजिंग इट्स मास। ध्यान से सुनते जाना, मास चेंज नहीं हुआ लेकिन रेडियस क्या हो गया, चेंज हो गया। तो पीरियड जो है आपके अर्थ सैटेलाइट का वो क्या नहीं होगा, चेंज बिल्कुल भी नहीं करेगा। किस तरीके से, अगर मैं टाइम पीरियड यहाँ की बात हुई है ना, तो मैं टाइम पीरियड की टर्म में इसको लिखूंगी। टाइम पीरियड बेटा किसकी इक्वल होता है, 2π/√gm। अब ये जो इक्वेशन है बेटा ये कहाँ से आई है, इस तरीके का क्वेश्चन जो है मैंने ग्रेविटेशन, आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखना, मैंने इस तरीके का क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा टाइम पीरियड जो है, क्या ये किसी तरीके से रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये तो बेटा आपके पास स्मॉल आर जो है ये क्या है, आपके पास डिस्टेंस है, ठीक है। रेडियस के ऊपर जो है वो किसी भी तरीके से ये डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके मास ऑफ द अर्थ के ऊपर। तो टाइम पीरियड जो है किसका, आपके अर्थ का, वो डिपेंड नहीं करता है रेडियस ऑफ द अर्थ, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपके मास के ऊपर, ठीक है। डिपेंड करता है ये सिर्फ और सिर्फ मास, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये रेडियस के ऊपर जो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट जो है, असर्शन जो है वो क्या है, मतलब आपका अर्थ टाइम पीरियड जो है चेंज नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। इट मींस आपके पास असर्शन क्या बोला गया है, आपके पास असर्शन जो है वो क्या है, यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक है। असर्शन जो है बेटा, सॉरी इन, ये बेटा यहाँ पे इनकरेक्ट, ये सभी में इसे मिसप्रिंट हुआ है, आपने यहाँ पे क्या कर लेना है, इसको चेक कर लेना है। तो असर्शन जो है ऑब्वियस सी बात है, टाइम पे चेंज हुआ क्या, जब रेडियस ही आपने आर को क्या कर दिया, यहाँ पे आर को आप r/2, लेकिन इसको चाहे घटाओ बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर भी यही बात हुई है। तो ये क्या स्टेटमेंट आ गई आपके पास, ट्रू आ गई, ठीक है। अब रीजन देखो, टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द, ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी बताया इसी क्वेश्चन में कि टाइम पीरियड जो है वो इस फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो टाइम पीरियड है सैटेलाइट का वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, जो अर्थ का मास है जिसके अराउंड वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपके पास, इनकरेक्ट है, यानी फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, डज नॉट, ठीक है। तो ट्रू एंड फॉल्स यानी करेक्ट एंड इनकरेक्ट बेटा कहाँ पे है, आपके ऑप्शन नंबर सी में है। बड़े ही अच्छे टाइप के क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो, अब हम बढ़ते हैं थोड़े से स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप देखो जरा, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इंक्रीज करती है विद अल्टीट्यूड, ध्यान से देखते चलना, इंक्रीज करती है ऑल्टीट्यूड, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, डिक्रीज करती है। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विद लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का तो बड़ा फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। लैटिट्यूड के रिस्पेक्ट में जो है इसको नहीं देखा जाता है, ठीक है। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है, ठीक है, वो क्या होती है, थोड़ी सी इंक्रीज की फॉर्म में ही हमें देखने को मिलती है, क्योंकि हम वहां पे जी डैश विच इज इक्वल टू जी, और यहाँ पे ओमेगा आर कॉस थीटा, तो ये जी से लेस देन ही होगी, यानी 9.8 से लेस देन ही होगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी यहाँ पे बोला गया डिक्रीज होगी, तो ये यहाँ पे जो ये फैक्टर आता है बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल कम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, बिल्कुल भी नहीं। जी की जो वैल्यू है जी m/r स्क्वायर होती है, और ये m क्या है, मास ऑफ द अर्थ है, ना कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो ये भी क्या हो, गलत हो गया। अब बोला कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डेप्थ, ऑब्वियस सी बात है कि आपका ये अर्थ है, अर्थ की आप अगर डेप्थ में जाते हो या इससे ऊपर चले जाते हो, ठीक है, दोनों केसेस में आपके पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो हमेशा क्या करती है, डिक्रीज ही करती है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। ये भी आपका स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको ये भी यहाँ पे थोड़ा सा, कुछ बच्चे जो है यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, जब हम कभी भी हम ऑल्टीट्यूड की बात करते हैं, अगर ये वाला ऑप्शन अगर मैं इसको ए मान के चलूँ ना, इसकी मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन करती हूँ। अगर मैं ऑल्टीट्यूड की बात कर रही हूँ, ऑल्टीट्यूड मतलब थोड़ा सा हाइट के ऊपर, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो किस तरीके से दी जाती है, G1 - 2h बाय आर, ठीक है। और डेप्थ में आप सभी जानते हो, अगर मैं यहाँ पे डेप्थ के इसमें करूँ, ठीक है, तो जी डी विच इज इक्वल टू G1 - D बाय आर, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को देखो, जब हम h को क्या करेंगे या d को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, क्योंकि दोनों केसेस में हमें क्या बोला गया है, इंक्रीज करना है, ठीक है। तो इंक्रीज करेंगे तो आपके पास g जो है वो हमेशा क्या करेगा, आपका डिक्रीज ही करेगा, ठीक है। आपके पास जो ये g की जो वैल्यू है ये क्या होगी, आपके पास डिक्रीज ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ऑल्टीट्यूड बोला गया था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बोला गया था, इंक्रीज, तो यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पर ये ट्रू हुआ। अब देखो जरा, अगर मैं लैटिट्यूड की फॉर्म में इसको लिखना चाहूँ, यानी b को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ। लैटिट्यूड की फॉर्म में जो है, आपने हमेशा देखा होगा कि g की वैल्यू जो मैंने कहा G - ओमेगा आपके पास r cos स्क्वायर फाई या cos थीटा है। अब ये थीटा जो है, यहाँ से आपकी जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है, आपने देखा होगा कि इसकी वैल्यू जो है हम इक्वेटर के ऊपर भी देख सकते हैं एंड पोल के ऊपर भी देख सकते हैं। इक्वेटर एंड पोल के ऊपर जो है g की वैल्यू जो है वो क्या रहती है, आपके पास डिफरेंट रहती है। अब डिफरेंट होने की वजह से हमें यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू जो है वो क्या देखने को मिलती है, आपकी डिफरेंट देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है, ये जो लैटिट्यूड है, ये पोल्स के ऊपर अलग वैल्यू देता है एंड इक्वेटर के ऊपर आपके पास अलग वैल्यू देता है। अब जैसे जैसे हम, अगर मैं ये भी बोलूँ कि अगर मैं थीटा को क्या करती चलूँ, थीटा की वैल्यू को मैं इंक्रीज करती जाऊँ, ठीक है, तो उस केस में आपके पास जो ये g की वैल्यू है वो क्या करेगी, वो भी इंक्रीज करती है, क्योंकि थीटा की वैल्यू जो है अगर 0 डिग्री, मतलब इस तरीके से ना, ये इक्वेटर है, ठीक है, इस तरीके से जाएंगे, ये इंक्रीज करता गया, मैं एंगल इंक्रीज करती हूँ, तो इसी वजह से आपकी जो जी की वैल्यू है वो भी हमें क्या देखने को मिलती है, इंक्रीज ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इंक्रीज था, यहाँ पे क्या बोला गया था, डिक्रीज होती है, नहीं इंक्रीज होती है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही हुआ, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ जरा 7th क्वेश्चन के ऊपर। 7th क्वेश्चन में बोला गया है कि जब रेडियस एंड मास ऑफ द अर्थ जो है उनको हमने इंक्रीज कर दिया बाय 0.5% से, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एट द सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर पूछी गई कि कौन से। अब देखो, स्मॉल g की वैल्यू अगर यहाँ पे मैं बोलना चाहूँ तो किसके इक्वल होती है, Gm बाय आर का स्केयर। अब r रेडियस ऑफ अर्थ है, मास जो है वो इसका है, अर्थ का है। लेकिन यहाँ पर देखो बोला क्या गया है कि अगर रेडियस और मास और हम इसको इसको क्या कर दें, 0.5% से क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तब क्या फर्क पड़ेगा, कौन से में जी जो है वो इंक्रीज करेगा, जी विल इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे बेटा कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी की बात हुई है तो बेटा, और पोटेंशियल की बात हुई है, तो मैं वो भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं एस्केप वेलोसिटी की बात करूँ तो जिसकी वैल्यू होती है आपके पास 2Gm बाय आर, और अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ तो जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो Gm बाय क्या होता है, आर, ठीक है। अब इस इक्वेशन को देख लो, इस इक्वेशन को देख लो, ठीक है, और इस इक्वेशन को देखो। अब g जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी आ रहा है, m बाय आर का स्क्वायर। और अगर एस्केप वेलोसिटी की बात करूं तब ये किसकी इक्वल आ रहा है, m बाय आर, क्योंकि हमने सिर्फ रेडियस एंड मास की टर्म में इस इक्वेशन को, इन इक्वेशंस को क्या करना है, देखना है, ठीक है। ये बेटा ये r है, और अगर पोटेंशियल की फॉर्म में भी देख लो तब भी क्या आ रहा है, दैट इज m बाय आर आ रहा है, ठीक है। अगर दोनों मास एंड रेडियस को हम 0.5% से क्या करते हैं, इंक्रीज, तो एस्केप वेलोसिटी के ऊपर क्या कोई फर्क पड़ेगा, इसको भी सेम क्वांटिटी के साथ कर रहे हैं, इसको भी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगी, ये तो क्या रहेंगे, अनचेंज रहेंगे। यहाँ पर भी सेम क्वांटिटी के साथ ही क्या होगा, क्योंकि m बाय आर ये अंडर रूट दोनों की फॉर्म में है, इसको भी 0.5 के साथ इसको भी 0. तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पर इसको अगर मैं 0.5% से करूंगी और इसको भी 0, तो ये क्या बेटा आपके पास क्या है, स्क्वायर है। तो ऑब्वियस ही बात है कि आपके पास यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि ऊपर 0.5 है और नीचे 0.05, तो आपके पास ये जो वैल्यू है कितनी आएगी, 1 डिवाइडेड बाई 0.5, क्योंकि एक 0.5 जो है एक इसके साथ क्या हो गया है, कट हो गया। तो ये वैल्यू जो है आपको किस वे में मिल रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी थोड़ी सी क्या हो गई, ये डिक्रीज हो गई है, ठीक है। तो देखो जरा आपका, और कहाँ डिक्रीज कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है।
ये इंक्रीज होगी बिल्कुल भी नहीं, एस्केप वेलोसिटी ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ठीक है। जब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले एक तरफ क्या लिखो, फॉर्मूला लिखो, फिर उनकी वेरिएशन देखो किस किस की टर्म में जो आपको क्वेश्चन में बोला गया, रेडियस बोला गया था एंड मास बोला गया था, तो इन क्वेश्चन को बेटा हमने सिंपली जो है उसी फॉर्म में लेकर आए और वैल्यूज को पुट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ जरा स्टेटमेंट नंबर 8 के ऊपर। अब यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पे भी हमें करेक्ट ही बताना है, ठीक है। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात हो रही है और यहाँ पर बोला क्या गया है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है गोज अराउंड द अर्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब देखो डायरेक्शन की सेंस में भी देख लो, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। आपको बोला कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हमेशा आपने पढ़ा होगा वेस्ट से हम ईस्ट डायरेक्शन में ही क्या करते हैं, इनको मूव करते हैं, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट गोज अराउंड द अर्थ इन द वेस्ट, तो ये आपकी ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो सेम रोटेशन के ऊपर वर्क करता है जैसे आपका अर्थ, तो अर्थ की जो मूवमेंट है वो भी कहाँ से कहाँ देखी जाती है, वेस्ट टू ईस्ट ही देखी जाती है। तो आपकी सैटेलाइट जियो, जो भी आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसकी जो रोटेशन है वो भी कैसे होगी, वेस्ट टू ईस्ट ही रहेगी, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट ही रहेगी, क्योंकि आपका अर्थ भी वैसे ही मूव कर रहा है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट भी चेक द फर्स्ट हाफ ऑफ द रोटेशन ऑफ द जियो स्टेशन गोज अराउंड, नहीं बेटा ये तो सारे के सारे गलत हैं, फर्स्ट हाफ, ये फर्स्ट हाफ यहाँ पे कोई भी सेंस जो है यूज नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। यहाँ पे भी हमने करेक्ट स्टेटमेंट जो है बताना है। तो पहला देखो जरा, आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो आपके पास इनर्शियल मास है इज अ मेजर ऑफ डिफिकल्टी ऑफ एक्सलेटिंग ऑफ एन बॉडी एक्सटर्नल फोर्स, बेटा बिल्कुल गलत है, ठीक है। इनर्शियल मास जो है मेजर होता है डिफिकल्टी ऑफ द एक्सलेटिंग बॉडी, तो ये तो बेटा बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर आओ जरा कि अकॉर्डिंग टू एन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ग्रेविटेशनल मास एंड नो, ग्रेविटेशनल मास अलग होता है, इनर्शियल मास क्या होता है, अलग होता है, ये इक्वल कभी भी नहीं होते हैं, तो अलग अलग है तो आपको डिफरेंट ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद सी स्टेटमेंट बोली गई है कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ इज सेम, नहीं, तो ये भी क्या है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, अगर हम अर्थ के ऊपर बात करो, इज सेम फॉर ऑल द बॉडीज इज ड्यू टू द इक्वालिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल मास। जब ग्रेविटेशनल मासेस ही आपके क्या है, डिफरेंट है, इनर्शियल मासेस भी आपके डिफरेंट है, तो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी अर्थ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलती है उस बॉडी की जिसका ग्रेविटेशनल मास भी अलग है एंड जिसका इनर्शियल मास भी अलग है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, बिल्कुल गलत होगी। अब आ जाओ डी के ऊपर। ग्रेविटेशनल मास जो है ऑफ द पार्टिकल लाइक प्रोटॉन कैन डिपेंड ऑन इट्स प्रेजेंस ऑन द नेबरिंग हैवी ऑब्जेक्ट बट द इनर्शियल मास कैन नॉट। ऑब्वियस सी बात है कि प्रोटॉन जो है बेटा हमें क्या फील, हम उसकी प्रेजेंस को फील नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो प्रोटॉन जो है किसकी प्रेजेंस में है, अगर हैवी बॉडी है, सपोज मैंने मान लिया कि आपके पास जो है, आप यहाँ पे बॉडी और आपके आसपास जो है कोई प्रोटॉन है, तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेविटेशनल मास जो है किस पार्ट, इसका जो ग्रेविटी प्रोटॉन का जो मास है हमें वो फील हो सकता है क्योंकि आप इसके क्या हो, बिल्कुल क्लोज में हो, ठीक है। अगर नियर जो है, अगर हैवी ऑब्जेक्ट है, तब हम क्या कर सकते हैं, इसका ग्रेविटेशनल मास जो है हमें फील होता है, ठीक है। लेकिन इनर्शियल मास बिल्कुल नहीं होता क्योंकि आपका प्रोटॉन जो है ये क्या है बेटा, मूव करेगा, तो इसमें इनर्शियल मास कहाँ से आ गया, ठीक है। इतना छोटा है ये, इतना स्मॉलेस्ट है, मतलब हैवी नहीं है, तो इसको इसमें इनर्शिया के लिए हमें क्या चाहिए होता है, थोड़ा सा मास हैवी चाहिए होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन जो है बहुत ही लाइट पार्टिकल है जिसकी वजह से हमें इसमें इनर्शियल मास जो है, यानी इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी है वो इसमें हमें नहीं देखने को मिलती है, तो इसका इनर्शियल मास भी हमें देते, बट तो ये स्टेटमेंट क्या है आपके पास, बिल्कुल सही हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर ये भी समझ कि जो ग्रेविटेशनल मास है प्रोटॉन का वो इक्विवेलेंट हो जाता है आपके इनर्शियल मास की, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट है आपके किसके, प्रोटॉन लाइक, देखो ग्रेविटेशन मास जो है, ग्रेविटेशनल मास अगर मैं बोलूं किसका, प्रोटॉन का, वो इक्वल होता है आपके इनर्शियल मास किसका बेटा, प्रोटॉन का। ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो मैं इसी के से क्यों बता रही हूँ आप लोगों को, ये भी आप थोड़ा सा माइंड में रखना कि जब हम कभी भी पॉइंट मासेस की बात करते हैं तो आपका प्रोटॉन जो है वो किस तरीके से एक्ट करता है, एज अ पॉइंट मास, ठीक है। और पॉइंट मासेस के केसेस में जो न्यूटन्स के यूनिवर्सल लॉज हैं वो एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। जब कभी भी आप पॉइंट मासेस की बात करो ना, इतना छोटा पार्टिकल है, इतना लाइट पार्टिकल है कि वो हमें फील भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आपका जो न्यूटन आपके पास जो फोर्स आती है ना ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या होते हैं, उसको हम डायरेक्टली अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, तो उसकी वजह से आपका जो ग्रेविटेशनल मास है प्रोटॉन का वो इक्विवेलेंट हो जाता है किसके,
इनर्शियल, हम यहाँ पे इसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो हमें नहीं देखने को मिलती है। लेकिन जब ग्रेविटेशनल फोर्सेस ही क्या होगी उसके ऊपर एक्ट हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो ये दोनों मासेस क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। आपने दो स्टेटमेंट यहाँ पर याद रखनी है कि ग्रेविटेशनल मास जो है बॉडी का अलग होता है एंड इनर्शियल मास जो है वो अलग होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं बिल्कुल लाइटर पार्टिकल्स की, जैसे हमारा प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, ये बहुत लाइट पार्टिकल है, इतने लाइट पार्टिकल है कि हम इनको पॉइंट मासेस मान के चलते हैं। और पॉइंट मासेस के केस में हमारे पास जो यूनिवर्सल लॉ है किसका, ग्रेविटेशन का, वो हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारे पास जो ग्रेविटेशनल मास आता है प्रोटॉन का उस लाइट, चाहे वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, तो ये दोनों जो है वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। आप देखो क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें इतना इतना लाइट पार्टिकल है, फील ही नहीं हो रहा है, तो हमें क्या पता कि इसका ग्रेविटेशनल मास क्या है, इसका आपके पास इनर्शियल मास क्या है, तो हम दोनों को क्या मान लेते हैं कि ये इक्वल है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या बोला गया, प्रोटॉन एंड डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ द हेवियर बॉडी बट द इनिशियल मास कैन नॉट, ठीक है। यहाँ पर जस्ट why the external mass where the gravitational mass is relevant in determining the gravitational force, नहीं ये भी बेटा गलत है, तो यहाँ पे मेरे को सही जो स्टेटमेंट है, वैसे ये भी एक तरीके की सही स्टेटमेंट मुझे नहीं नजर आ रही है। देखो ग्रेविटेशन जो मास है प्रोटॉन का वो इक्विवेलेंट होगा किसके, इनर्शियल के, तो अब दोनों मासेस जो हैं इक्वल हो गए, तो आसपास जो है कोई भी आपकी बॉडी हो, ठीक है, हैवी बॉडी के प्रेजेंस में इसको देखा जाता है, लेकिन ये दोनों मासेस जो हैं इसके ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि जब आपकी फोर्सेस ही क्या होगी यहाँ पर, देखो आपने इतना तो सुना ही होगा ना कि आपकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है दो बॉडीज के बीच में लगती है, तो मैंने ये माना कि ये क्या है बेटा, प्रोटॉन है पहली बॉडी, और दूसरी बॉडी यहाँ पे कोई हैवी है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी बॉडी हैवी है, मैं मान लेती हूँ ह्यूमन है, ठीक है, तो इसका ग्रेविटेशनल मास जो है प्रोटॉन का वो इक्वल हो गया इनर्शियल मास किसके, प्रोटॉन के, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर अब दो बॉडीज हैं, छोटी हो चाहे बड़ी हो, एक दूसरे के ऊपर हमेशा क्या लगाती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती हैं, ठीक है, जी एम बाय आर का स्केल। अब जी एम ये पी एच है, मतलब आपका प्रोटॉन है और यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है, लेकिन ये इसकी प्रेजेंस को क्या नहीं करते हैं, इसके ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं प्रेजेंट ऑफ द नेबरिंग हैवी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी एक तरीके की स्टेटमेंट जो है वो, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ी सी स्टेटमेंट जो है हाफ जो है यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल मास पार्टिकल जैसे आपका प्रोटॉन का है कैन डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द नेबरिंग हैवी ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली बात है ग्रेविटेशनल मास जो है डिपेंड करता है, लेकिन इनर्शियल मास नहीं करता है, ठीक है। लेकिन ग्रेविटेशनल मास जो है प्रोटॉन का वो इक्वल हो जाता है इनर्शियल मास के, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस इनके बीच में हम क्या पता लगाएंगे, इतनी स्मॉल होगी कि हम इसको क्या करते हैं, निग्लिजिबल मांगते हैं। तो जब निग्लिजिबल ही मान लिया, तो ये वाली बॉडीज का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं बचाता। यहाँ पे ये जो है अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपको ग्रेस मार्क्स जो मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो ये स्टेटमेंट है ये क्या है, हाफ स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ जरा, लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। बोला क्या गया है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है ऑलवेज हैज अ सर्कुलर ऑर्बिट, ये पहली स्टेटमेंट है बेटा, ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट और ये दूसरी स्टेटमेंट। द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट्स डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट, मास ऑफ द अर्थ एंड हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर आपको नजर आ रही है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है ऑलवेज हैज अ सर्कुलर, तो ये आपका ये अर्थ है, और हम सभी जानते हैं कि अर्थ जो है ऐसे मूव करता है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन के सेंस में लिखूं तो यहाँ से मूव करना शुरू किया, यानी ये वेस्ट डायरेक्शन है और ईस्ट, मैंने अभी बताया वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। तो आपका जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है वो भी क्या करेगा, वेस्ट टू, मैंने मान लिया कि यहाँ पर आपका ये जो है इस तरीके से आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ठीक है, तो ये भी इस तरीके से मूव कर रहा है, यानी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये हमेशा किस टाइप में चलते हैं, आपके सर्कुलर ऑर्बिट में चलते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये पता लगा कि आपका जो स्टेटमेंट ये है ये क्या है बेटा, आपके पास फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड बोला, द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट। मास ऑफ द, मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था कि टाइम पीरियड जो है वो किसी भी तरीके से आपके किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अब देखो टाइम पीरियड किसकी बात हो रही है, सैटेलाइट की बात हो रही है, ठीक है, अर्थ की बात नहीं हुई है। अब सैटेलाइट के टर्म में आपका जो टाइम पीरियड देखने को मिलता है दैट इज 2 पाई रेडियस, बेटा एक सेकंड बेटा, रेडियस जो है किसका, आपके अर्थ का, ठीक है, प्लस जितनी हाइट के ऊपर वो सैटेलाइट जो है मूव कर रहा है, डिवाइडेड बाय बेटा क्या, अंडर रूट जी एम, और मास किसका, आपके अर्थ का, और बेटा इसकी पावर जो है 3/2, ठीक है। ये है टाइम पीरियड बेटा किसका, सैटेलाइट का। ध्यान रखना ये सैटेलाइट का टाइम पीरियड है और अर्थ का बेटा अलग है। अब दोनों केसेस में देखो टाइम पीरियड जो है बेटा मास ऑफ अर्थ के ऊपर
भी डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ द अर्थ के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, हाइट के ऊपर भी यहाँ पर क्या बोला गया है, ये डिपेंड कर रहा है। अब देखो जो टाइम पीरियड है सैटेलाइट का डिपेंड कर रहा है तीनों के फैक्टर के ऊपर। रेडियस जो है आपका, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट बेटा क्या, ये वाला, ठीक है, इसको हम r3/2 ऐसे भी लिखते हैं। तो r जो है ये क्या है आपका re+h है, जिसको हम रेडियस ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं, ठीक है। अब हाइट जो है आपकी सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ, ये h है, ठीक है, इतनी ऊंचाई के ऊपर। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के पास सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे सर्कुलर भी बोल सकते हैं, लेकिन सर्कुलर जो है इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है। बेसिकली ये जो आपके पास ये जो आपको शेप दिखाई पड़ रही है, ये थोड़ी सी क्या होती है, इलिप्टिकल होती है, लेकिन हम इसको क्या मान के चलते हैं, आपकी इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, ठीक है। तो सर्कुलर है तो ये भी है, ठीक है, सर्कुलर और इलिप्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो है सैटेलाइट का डिपेंड करता है मास ऑफ द सैटेलाइट। मास ऑफ द सैटेलाइट सैटेलाइट के मास के ऊपर नहीं कर रहा है, वो मास ऑफ द अर्थ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया। हाइट ऑफ द सैटेलाइट के ऊपर तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन सारी स्टेटमेंट क्या बोली गई है आपकी, इकट्ठी बोली गई है। अगर अलग अलग बोली गई होती हाइट ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है, ये तो आपके पास क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। रेडियस फ्रॉम द सरफेस, तो मास ऑफ द सैटेलाइट के ऊपर तो बेटा ये डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, ठीक है। मास ऑफ द अर्थ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ये बेटा ये वाला सही है, ठीक है। मैंने ऊपर सॉरी गलती सी, मास ऑफ द अर्थ के ऊपर डिपेंड करता है। हाइट ऑफ द जो सैटेलाइट है यानी h, इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन किसी भी तरीके से यहाँ पे मास जो है सैटेलाइट का मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे लिखा गया ये दोनों सही है, लेकिन ये गलत है, लेकिन ये सारी स्टेटमेंट इकट्ठी लिखी गई है, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू नजर आ रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मार्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो ग्रेविटेशन चैप्टर के बेसिस के ऊपर हमने यहाँ पे 3 वीडियोस में मैंने इन क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया है, कंसेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन को, एंड यहाँ पे असर्शन, रीजन एंड स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम मिलते हैं न्यू वीडियो में नए चैप्टर के साथ, जहां पर हम स्टार्टिंग में उस चैप्टर के बेसिस के ऊपर जो है कंसेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।